साहब, 5-7 कवि हमारे बीच में शहीद हो गए। देश के 2 बड़े कवि हमारे बीच में विराजमान हैं, शुभम त्यागी जी और हमारे भाई अशोक चारण जी। धीरे धीरे उन तक पहुंचेंगे। मेरे अंदर तो आज अडवाणी वाली फीलिंग आ रही थी। मैं तो अपने आप को मुख्य अतिथि समझ रहा था, लेकिन साहब आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। भले ही तालियां आपकी कमजोर है, लेकिन आप मन से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और वैसे भी मेरे को इन्हें खड़ा किया है 1:35 पे। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं कि ये जो समय है, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं कविता पढ़ रहा हूं, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई, मैं इतने प्राण पीऊंगा नहीं, मेरी आवाज इतनी सुरीली है नहीं स्वयं जी जैसी, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भेरू महाराज। तालियां कमजोर है, तालियां ढंग से चलती रहेगी, कुलदीप रंगीला चलता रहेगा। अपने को कोई दिक्कत नहीं, कूलर चालू करो, कूलर बंद करो। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अच्छा, कुर्सी पे सोएंगे वो। ये आनंद है साहब, ये आनंद हमारे मालवा और राजस्थान में ही रहता है। अपन ज्यादा देखो, ये प्रेम के पता रहता है कि प्रेम ऐसे होता है, प्रेम वैसे होता है, इनको प्रेम के दुष्परिणाम ही पता नहीं है। अभी पिछले दिनों में और हमारे बाबू बंजारा जी जो ही कोटा बस स्टैंड पर खड़े, एक जमाना था जब महिलाएं बच्चों को लोरी सुनाती थी। किस प्रकार सुनाती थी? चंद्रमा को देख के कि चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, आप खाओ थाली में, ये होती थी साहब। अब हम कोटा पे खड़े बस स्टैंड पे, एक महिला की गोदी में छोटा सा बच्चा ने वो कुछ अलग ढंग से लोरी सुना रही। और लोरी कैसे सुना रही? मेरे प्यारे डिप्लोमा राज दुलारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा, सो जा डिप्लोमा, मेरे प्यारे डिप्लोमा। मैंने कहा भाभी जी आपका बच्चा? बोले नहीं, अपनी पिंकी का है। मैंने कहा बड़ा यूनिक नाम है। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, पर कहीं भी इतना अनोखा नाम नहीं देखा। इतना अनोखा नाम रखने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ है ना कारण। मैंने कहा क्या कारण? बोले अपनी लड़की अहमदाबाद के जीडीसी कॉलेज में गई थी डिप्लोमा लाने के लिए, डिप्लोमा तो नहीं लाई, इसको लेके सो जा प्यारे डिप्लोमा, ताली बजा दो डिप्लोमा, राज दुल्हे। ये हालत हो गई है साहब। हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं, ज्यादा गीत गजल अपना तो चेची सी ऐसा नहीं है। मस्त है साहब, अपन मस्ती में जीने वाले लोग हैं। इन्होंने साहब वीर रस के एक से एक कवि आए, और वीर रस के कवियों का एक ही काम होता है, मंच पर खड़े होकर एक ही बात बोलते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं, निवेदन कर देना चाहता हूं। अब होता क्या, आदत पड़ गई। अब चाय की दुकान पे भी जाए तो वहां यही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं 2 कप चाय लाओ। पान की दुकान पे जाए तो वहां बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं 1 पान बनाओ। अब अचानक भाभी जी ने फोन लगाया, खेच खेच खूच 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 खेच खाच खींच खाच खींच। फोन उठाया, बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर पे आ जाओ, 15 दिन हो गए, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा कर जाएगा। स्थितियां खराब है हमारे। मैं कोई निवेदन नहीं करता हूं साहब, क्योंकि हम 2 साल पहले ये जो आपकी मुस्कुराहट से देखने के लिए कविगण 2 साल में तरस गए थे। कोरोना काल में जो पीड़ाएं झेली है साहब, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। बाबूजी मैं तो टेंशन में आ गया था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतानें हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। और साहब कोरोना काल में जो सेवाएं हमने 2 लोगों ने हमारी की है, मैं इस मंच से उनको प्रणाम करना चाहता हूं। एक तो हमारे देश के डॉक्टर और एक हमारे देश की पुलिस। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके सम्मान में आप तालियां बजाइए, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर हमसे पूछता था, पहला डोज दाईं तरफ लगाए कि बाईं तरफ? मगर ये पुलिस वाले आज तक टैटू लेके घूम रहा हूं मैं। साहब स्थितियां ये हो गई है। तब मैं कह देना चाहता हूं कि कोरोना काल में हमने कई सपनों को खोया। 3 मूलभूत आवश्यकता होती है आदमी की,
रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बता दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है मेरे दोस्त, मगर आदमी नहीं रह सकता है। तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 सालों में हमने देखा है। और कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, आज अगर हम एक दूसरे के सामने जिंदा बैठे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। और कोरोना काल में हमने भले सपनों को खोया, कई अपनों को खोया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है साहब कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो मंदिर में आ गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हमारे लिए हो नहीं सकती है। जय श्री राम। इतनी जोर से भी मत बोलो कि मैं डर ही जाऊं। लेकिन साहब पूरा देश राममय हो गया है। एक टिप्पणी बड़े लोगों के बीच में, हालांकि सारे कभी मोबाइल में लगे हैं, थोड़े बहुत मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे थोड़ी देर बाद में इनको तनख्वाह बांटने वाला हूं। और मोबाइल की हालत ये है, जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप अगर 10 कदम आगे जाओगे तो मेरे ऊपर मेहरबानी होगी, क्योंकि एक महिला बिना वीजा, बिना आधार के पाकिस्तान से नेपाल होती हुई हिंदुस्तान में आ सकती, तो आपके लिए 10 कदम चल पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आई तो आई, हम आबादी में नंबर 1 हो गए। क्यों हो गए? ऐसे ही नहीं हुए। वो आई तो अपने साथ 4 बच्चों को लेके आई, और एक गई अंजू, वो 2 यहीं छोड़ गई। अब मेहनत हो नहीं रही है, आबादी फोकट में बढ़ रही है। सच्चाई है साहब। तब मैं कह देना चाहता हूं पूरा देश राममय हो गया। एक बड़ी टिप्पणी बड़ी लोगों के, आ जाओ बेटा, इतनी भीड़ में तुम्हारे पापा नहीं मिलेंगे। इंदरगढ़ में मैं मेरे पापा को लेकर आया था 2 साल बाद, इतनी भीड़ में तो वो खुद 2 साल बाद मिले। साहब निवेदन कर देना चाहता हूं, जब घर से निकला एक भाई साहब मेरे से टकराए। पूरे देश की क्या स्थिति हो गई, ये बड़ी तालियों से कुलदीप रंगीला को शुरू कर देना, हमें देश के बड़े कवियों तक पहुंचना है। वो मेरे से टकराए, मैंने कहा आप कौन? बोला मैं सुलेमान। उसने मेरे से पूछा, बोले मैं सुलेमान, तू कौन? मैंने कहा तू सुलेमान तो मैं हनुमान। बोला हनुमान हो? मैंने कहा बिल्कुल हूं। बोला हनुमान हो तो सीना चीर के राम दिखाओ। मैं टेंशन में, मैंने कहा देख भाई अभी कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला अभी दिखाओ, 2 मिनट का काम। मैंने कहा ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, अभी सीना चीर के तेरे को राम कैसे दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से एक उस्तरा लाके मेरा हाथ में थमा दिया। बोले सीना चीर के राम दिखाओ। लेकिन साहब हम मंदिर के सामने खड़े, एक बात कह देना चाहता हूं कि हमें भगवान श्री राम में अगर विश्वास हो तो दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी भगवान श्री राम का स्मरण किया और सीना चीर दिया। वो सुलेमान अस्पताल में भर्ती है, सीने में 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, उसके बाद भी आप ताली नहीं बजा रहे हो। क्योंकि साहब पूरा देश राममय हो गया। और मैं तो क्या, जब कवि सम्मेलन में कविगण आते हैं तो इनका नामांकन किया जाता है। अब इनने मेरा नामांकन कर दिया, नाम रख दिया कुलदीप रंगीला। पर मेरी पीड़ा ये कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है। 5-25 ऐसे दिख रहे जिनको बाल देना भूल गया। नहीं, मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं कि ये जो गंजे होते हैं ना, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, खाली बस में, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे तो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है साहब। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, तो हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। ये मत समझना कि दादाजी को उठाया और ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। ट्रक लेके शुरू हुआ वहां वहां, वो 5-7 मिनट तो क्या दादाजी को आनंद आए। फिर ट्रक के जो छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे, तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रही है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोला दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। तालियां कमजोर है आपकी।
तो साहब हम हाथ से कहीं से भी हंसी हमारे अंदर छुपी है, क्योंकि कहीं काका हाथरसी जी ने कहा है कि डॉक्टर वेद बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। मैं सच कहना चाहता हूं कि गंजों के लिए आपने जितने ठाके लगाए हैं, मैं इस मंच पर उनके सम्मान में एक पंक्ति पढ़ता हूं, आपको सौंपता हूं। ये तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे जहांपना अकबर ने में इनकी जोधाबाई। कई दिक्कतें फंसी है साहब। मैंने पूरे देश की यात्रा की, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये मस्ती है साहब, मस्ती हमारे अंदर होती है। कहीं से कहीं तक कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कविता सुन रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये आपके बुढ़ापे की दवा है। ये जो बच्चे हैं ये आपके बुढ़ापे की दवा है। मेरे पास तो एक औलाद है, हम उसके कारण ही तवा है। अब दिक्कत ये है कि वो रात भर सो ही नहीं, इस चक्कर में अगला हो ही नहीं। क्योंकि पहला सोए तो दूसरा होए, तो अगला होए, पर पहला सो ही नहीं, इसलिए अगला हो ही नहीं। तो मैंने एक टेक्निक लगाई। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दोनों कम्बल ओढ़ के सोते हैं, अपने को सोया देख के ये भी सो जाएगा, सपनों में खो जाएगा। दोनों सो गए। 10 मिनट बाद मेरी पत्नी ने मेरे को उठाया, बोले देखी मेरी एक्टिंग। मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा तेरी एक्टिंग को गोली मार, मेरी एक्टिंग देखी। मैं तो सो भी रहा था, साथ में खर्राटे भी ले रहा था। मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। आओ मोहब्बत करें, मैं भी जगा हूं, तू भी जगी है। तभी वो 2 साल का बच्चा कंबल में से निकल के बोला कि पापा पापा पहले ये बताओ कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी है।